नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू किया एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें होते हैं हर वीडियो के अंदर किसी भी एक या दो टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आए 40 क्वेश्चन। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है गिफ्टेड स्टूडेंट और मैथडोलॉजी हमारा कहीं ना कहीं जो टीचिंग मैथडोलॉजी होती है, इंडक्टिव मेथड या अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, उस तरह के क्वेश्चन। और गिफ्टेड चिल्ड्रन आपको पता ही होगा किस तरह के बच्चे होते हैं, जो बहुत ही एक्सेप्शनली वेल होते हैं किसी भी एक फील्ड में या किसी भी फील्ड में वो हो सकते हैं। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। टोटल आज के आपके टेस्ट के अंदर होने वाले हैं 43 क्वेश्चंस। अभी तक आपके गिफ्टेड स्टूडेंट से हैं 22 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 में। इसी तरह से 21 क्वेश्चन आए हैं आपके मैथडोलॉजी से। तो देखेंगे आप, दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ठाक टॉपिक है, बहुत छोटे टॉपिक नहीं कहूँगा, ठीक ठाक टॉपिक है। इनका जो वैल्यू रहती है सीटेट के हिसाब से काफ़ी सही रहती है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं 8076392717। ठीक है, ये नंबर है। अभी इस पे आपको अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद में आपको 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से आप जो चूज़ करना चाहें वो आप मांग सकते हैं। वो चीज़ें आप चीज़ आप कह सकते हैं कि सर हमें ये चाहिए। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि अभी तक आपकी 17 क्लासेज हो चुकी हैं सीडीपी के 17 टेस्ट हो चुके हैं। अगर मैं बताऊं तो ये 18वां टेस्ट है और ये आखिरी टेस्ट होगा सीडीपी का। तो ये आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। 18 टेस्ट के जो लिंक होंगे वो आपको मिल जाएंगे, आप उनसे कर लेंगे। उसके अलावा आपको कहीं से भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है, इस सीरीज से पहले मैंने एक स्पेशल क्रैश कोर्स करवाया था, 15 डेज क्रैश कोर्स था, जिसके अंदर मैंने 5 घंटे के अंदर सीडीपी करवा रखा था, 3 घंटे के अंदर मैथ्स पेडागोजी, 3 घंटे के अंदर ईवीएस पेडागोजी, 7 घंटे के अंदर जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनके लिए स्पेशल 7 घंटे का एक कोर्स बना रखा है, जिससे बेसिक से लेके एडवांस ट्रिक तक सारा मैथ्स उनको समझाया हुआ है, जिससे वो सीटेट में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। 15 डेज क्रैश कोर्स आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही आपको ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं, 10 पेजेस के नोट्स हैं, जिसमें से हर साल 13 से 14 नंबर का सीटेट में पेपर में आता है। तो ये आपको बेनिफिट मिलेंगे अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे। और साथ में ही आपको जो अगली क्लासेज हैं उनके लिंक तो पहले बताई चल जाएंगे, उनके जो आपके टॉपिक होंगे वो पहले ही पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि गिफ्टेड स्टूडेंट कैसे होते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपको गिफ्टेड के अंदर यही क्वेश्चन आने वाले हैं ज्यादातर में कि गिफ्टेड बच्चा होता कैसा है बच्चा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात कह रहा है इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, कि वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से खुद ले लेता है क्या? हाँ, हमारा जो गिफ्टेड बच्चा होगा ना, वो हर चीज के लिए अपने मम्मी पापा से या टीचर से पूछ के काम नहीं करता, वो बहुत सारे निर्णय खुद ही ले लेता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है वो। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। फिर कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, हालांकि वो अपने निर्णय खुद ले लेता है, लेकिन उसको काफी सारी चीजों के अंदर टीचर की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी चीजों के अंदर? एक तो उसको जब जरूरत पड़ेगी वो इस चीज में पड़ेगी कि उसको अपना लेवल, अपना जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल खुद अचीव नहीं कर सकता, उसको नहीं पता उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, उसको नहीं समझ में आएगा ये चीज, तो टीचर को इस चीज के अंदर हेल्प करनी पड़ेगी। दूसरा, वो नॉर्मल क्लास के अंदर बोर हो जाएगा। बोर कैसे हो जाएगा? आपने कोई मूवीज वगैरह देखी होंगी, जो बहुत अच्छा बच्चा होता है उसको लगता है क्लास में पता नहीं क्या हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी टीचर की हेल्प, टीचर को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, जिससे वो उसके हिसाब से पढ़ाए, मतलब उसके हिसाब से उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन दे। अगर उसको क्लास में बहुत ईजी क्वेश्चन और बोरिंग फील हो रहा है तो ठीक है, तो उसको टीचर की तो हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इंट्रोवर्ट होते हैं नेचर में, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट हो गए ही ऐसा नहीं होता। ऐसे ही एक चीज होती है कि डिसेबल भी हमारे गिफ्टेड बच्चे डिसेबल हो सकते हैं, समझ लेना इस चीज को। डिसेबल हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट ही होंगे। जैसे कह रहे हैं कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर इंट्रोवर्ट इन नेचर, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था गिफ्टेड स्टूडेंट कैन इंट्रोवर्ट इन नेचर, तो ये सही होता, अभी ये गलत है। ठीक है, नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड, वे अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्व नहीं कह पाते। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट वो तो कई बार इतने ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं कि अगर उनके कम मार्क्स आए, या बल्कि इस चीज की वजह से उनके मार्क्स भी कम आ जाते हैं कि वो जब अति संवेदनशील हो जाते हैं अपने प्रति, ठीक है, बच्चे, कि नहीं यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा या इस तरह का नहीं है, और वो बेसिक चीजों में गलतियां कर देते हैं, उनके मार्क्स भी कम आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका आंसर था पहला। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं गिफ्टेड स्टूडेंट। अब बताओ गिफ्टेड स्टूडेंट, फिर वही वाली बात आ गई, नीड सपोर्ट है नॉट ऑर्डिनरी प्रोवाइडेड बाय स्कूल। कह रहे हैं कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। बिल्कुल सही बात है, हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं वो क्लास के अंदर बोर हो रहे होते हैं 100%, क्योंकि उनको उसी लेवल के उसी पेज के हिसाब से पढ़ाया जाता है, ठीक है, और वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है क्लास में। अब कहने कैन मैनेज देयर स्टडी विदाउट टीचर, नहीं भैया ऐसा नहीं होता। कैन बी अ गुड मॉडल फॉर अदर स्टूडेंट, ना ये हम नहीं कह सकते। कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल, अब मैंने बताया था कि वो अधिगम निर्योग्य हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबल हो सकते हैं। अब देखो यहाँ दो टर्म है, पहली टर्म ये है कि वो मंद बुद्धि होते हैं। क्या मंद बुद्धि बालक कौन सा होता है? जो आईक्यू लेवल के हिसाब से होता है। आईक्यू लेवल के हिसाब से आपको पता होगा कि जो मंद बुद्धि बालक होता है, जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उनके जो मेंटल ऑपरेशन वो इतने अच्छे से नहीं कर सकते, लो मेंटल ऑपरेशन करते हैं, वो हायर नहीं कर सकते, तो वो तो ये नहीं होते, लेकिन वो लर्निंग डिसेबल होते हैं। लर्निंग डिसेबल कैसे? किसी को डिस्ग्राफिया है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो चीज़ नहीं कर पा रहा, डिस्फेजिया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके हो सकती हैं। आपने देखा होगा अ गुड डॉक्टर है, अ गुड डॉक्टर अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर जो डॉक्टर है, अमेजन प्राइम पे सीरीज है ये, उसके अंदर वो उस बंदे को ऑटिज्म है, उसके अंदर उस बंदे को क्या है, उसको ऑटिज्म है, लेकिन वो फिर भी गिफ्टेड है, समझ रहे हो, ऑटिज्म होने के बावजूद गिफ्टेड है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कहने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर, अब इनमें से फिर आप बताओ कि कौन सा सही है। कह रहे हैं दे मेक एवरीवन एल्स स्मार्टर एंड आर एसेंशियल फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्या वो सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक होते हैं? ऐसा नहीं है। क्या वो हर किसी को कुशल बना देते हैं? ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग कुशल बनाते हो, वो ये सोचते हो कि अच्छा मैं इसको भी अच्छा बना देता हूँ, ठीक है, या इसकी भी हेल्प करता हूं, लेकिन हर गिफ्टेड स्टूडेंट हमारा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ना, उसके अंदर या तो ये चीज हो कि ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने स्टेटमेंट इस तरह की दे दी कि उसमें से कुछ लोग उसने देख लिए और वो कह रहा है कि सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो ऐसे सारे नहीं होते, समझ रहे हो। जैसे हमारे स्टूडेंट गिफ्टेड हो सकते हैं, कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, लेकिन हम ये कहें कि हमारे स्टूडेंट गिफ्टेड होते हैं तो भैया सारे तो नहीं होते, तो इस वजह से ये चीज गलत है, ठीक है। फिर कह रहे हैं दे ऑलवेज लीड, अब यहां आ गया कि वो हमेशा नेतृत्व करते हैं, नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन गिफ्टेड होते हैं, या किसी के अंदर ऑटिज्म की भावना होती है तो उनके अंदर सोशल स्किल, सॉरी ऑटिज्म की भावना कह रहा हूं, वो ऑटिज्म होता है उनको, तो और वो गिफ्टेड भी होते हैं, तो वो लीड तो नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि उनकी सोशल स्किल उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती, तो वो लीड कर सकते हैं, लेकिन वो लीड करते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई लीड ही करता है, ऐसा नहीं है। दे मे अचीव लोअर ग्रेड ड्यू टू देयर हाइट एंड सेंसिटिविटी। अब देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा क्लियर कह दिया इन्होंने, कह दिया हर बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। इसमें यह नहीं है निम्न श्रेणी पाते हैं, अगर निम्न श्रेणी पाते हैं आता तब ये गलत हो जाता, लेकिन इसने कहा दे में, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। देयर इंपॉर्टेंस इज प्राइमरीली ड्यू टू देयर ब्रेन पावर, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो कह रहे हैं कि फ्लुएंसी, एलैबोरेशन, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये किस से रिलेटेड है? तो अब आप दो तो काट दोगे, ये चीजें दो तो काट दोगे, अब आप दो के अंदर फंस जाओगे कि गिफ्टेडनेस लिखूं या मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग लिखूं यहाँ, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ओरिजिनलिटी किसके अंदर होता है? क्रिएटिव बच्चे के अंदर। जो ओरिजिनलिटी होती है वो किसके अंदर होती है? क्रिएटिव बच्चे के अंदर होती है। समझ में आ गया? पहली बात तो यही आ गया है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि जब मेरा क्रिएटिव बच्चा क्या गिफ्टेड होता है क्या? क्रिएटिव बच्चा, मेरा हर क्रिएटिव बच्चा गिफ्टेड नहीं होता, समझ रहे हो। एक हमारा रेंजुअली का मेथड है, रेंजुअली मेथड के अंदर क्या बात कही गई है कि उसके अंदर तीन चीजें बोली गई है कि हमारे गिफ्टेड बच्चे के अंदर वो तीन चीजें होनी चाहिए, लेकिन उनमें से अगर एक भी मिस है तो आप ये नहीं कहोगे कि वो गिफ्टेड है। तो हमारा क्रिएटिव बच्चा गिफ्टेड हो सकता है, लेकिन हर क्रिएटिव बच्चा गिफ्टेड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है? क्रिएटिव से है। इस वजह से क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड थी? डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड थी। इस वजह से इसका आंसर हमारा डाइवर्जेंट
थिंकिंग है, समझ रहे हो। हर क्रिएटिव बच्चे को आप गिफ्टेड नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, हर गिफ्टेड बच्चा मेरा क्रिएटिव जरूर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखो गिफ्टेड बच्चे के अंदर 3 चीजें होती हैं, मैं बताता हूं। देखिए पहली बात तो उसके अंदर एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, एबिलिटी जो उसके अंदर होगी ना वो हाई होगी, बहुत ज्यादा एबिलिटी होगी। दूसरी बात जो मैंने बताया क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी उसके अंदर हाई होगी, ठीक है। तीसरे एक सेकंड, तीसरा उसके अंदर कमिटमेंट बहुत ज्यादा रहने वाला है, वो कमिटेड होगा किसी भी चीज को लेके, ऐसा नहीं होगा वो छोड़ देगा। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं हमारे कि जिसके अंदर एबिलिटी भी होती है, वो क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन वो कमिटेड नहीं होते किसी चीज को लेके, तो आप उनको गिफ्टेड कहेंगे क्या? नहीं, वो क्रिएटिव तो हैं, वो एबिलिटी तो है उनमें, लेकिन वो कमिटेड नहीं है, समझ रहे हो। तो ये तीनों चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तो इस वजह से इसका आंसर हमारा है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि अब ये बताओ, गिफ्टेड स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चन डीलिंग विद। गिफ्टेड स्टूडेंट को आप किस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कहेंगे रिमेंबर करो, याद करो, नहीं भैया समझो, समझ तो वो बहुत जल्दी लेंगे। क्रिएटिंग, उनको हम क्रिएशन के लिए काम देंगे गिफ्टेड स्टूडेंट को, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है, क्रिएटिंग है और क्रिएटिव होते हैं वो, और कमिटेड होते हैं वो, तो इस वजह से वो तीसरी तरह का ही हम उन बच्चों को काम देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ देखिए, जिसके बारे में मैं कह रहा था, गिफ्टेड फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कौन सा, किस चीज का कॉम्बिनेशन है? क्या तीनों चीजें आपको माननी चाहिए? मैंने बताया हाई एबिलिटी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट, ये तीनों चीजें बच्चे के अंदर होनी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी वजह से इसी से उसका वो गिफ्टेड बनता है, ये रेंजुअली मेथड है हमारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अभी तक ये पूछ रहे थे गिफ्टेड स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, अभी इन्होंने पूछ लिया गिफ्टेड स्टूडेंट में क्या नहीं होना चाहिए। हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, ये चीज होनी चाहिए उनमें। हाई सेल्फ एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है। बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, मैंने वही बताया था कि जो मंदबुद्धि बच्चों में होती है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, तो वो गिफ्टेड बच्चे नहीं होते हमारे, ये तीसरा वाला ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर, आपके हिसाब से इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है गिफ्टेड लर्नर की? पहला देखो, पहला क्या कह रहा है कि ही इज हाईली टेम्परामेंटल, वो तुनक मिजाज होते हैं, मतलब कि जिनके मूड स्विंग नहीं होते, कि उसका आपको पता ही नहीं चलेगा वो क्या करेगा, अभी वो ये करना चाहता है वो ये कर देगा, मतलब आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो किस तरह के कौन सी चीज़ें जाएगा। तो ऐसे बच्चे तो नहीं होते हमारे, मूड स्विंग नहीं होते बच्चों का, ये आप नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके नहीं हो सकते, उनके हो भी सकते हैं, लेकिन वो होंगे ही। जो इसमें ये कह रहा है कि वो होते हैं, हाईली टेम्परामेंटल होते हैं, तो ये बात गलत है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि कम से कम गिफ्टेड लर्नर की वजह से तो नहीं होते उनके ये वाली चीज, उनमें प्रॉब्लम ये नहीं होती, हो सकता है उनके साथ कुछ और प्रॉब्लम चल रही हो, इस वजह से उनके मूड स्विंग हो जाए, लेकिन वैसे तो नहीं होते। फिर कह रहे हैं ही एंगेज इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, कि वो वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, ऐसा तो कुछ नहीं है। ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा भी नहीं है कि वो उनमें एग्रेशन ज्यादा होता है या फ्रस्ट्रेट ज्यादा रहते हैं, गिफ्टेड नहीं। कह रहे हैं ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग एनफ, बिल्कुल सही बात है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। एक चीज बताता हूं, एक मूवी आई थी गिफ्टेड, उसका नाम ही गिफ्टेड था। उसके अंदर एक बच्ची होती है, उस बच्ची के अंदर मैथ्स कैलकुलेशन या मैथ्स की बहुत अच्छी उसके अंदर क्षमता होती है, एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो वो आप अगर देखोगी, उसकी क्लिप वगैरह आपने देख रखी होगी, आप सर्च करना गिफ्टेड मूवी क्लिप यूट्यूब पे, तो आपको मिलेगा। उसके अंदर एक क्लिप इस तरह का होगा कि वो टीचर उसको पढ़ा रहा है, टीचर उसको करवा रहा है 2+2, 2+3, और वो बोर हो गई और उसने कह दिया कि ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो उससे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने लग जाती है, वो उसका भी जो जवाब देने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस क्लास के अंदर बोर हो जाती है, हमारा गिफ्टेड बच्चा क्लास के अंदर बोर हो जाएगा, तो उसका आंसर 4 है, ठीक है बच्चों। गिफ्टेड मूवी की वो क्लिप जरूर देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, क्या इंटरवेंशन होनी चाहिए, बच्चे टीचर का क्या हस्तक्षेप होना चाहिए कक्षा में, ये किस आधार पर निर्भर करेगा?
सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आपको क्या लगता है? गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, उनको इस तरह का मतलब हस्तक्षेप करके आप उनको क्या कह रहे हो कि इनको 2 घंटे और दो? नहीं भैया, ऐसा वो तो बल्कि जल्दी काम कर लेते हैं, उनके लिए ये जरूरत नहीं होती। बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, नहीं भाई ये भी नहीं होता कि उनके प्रति स्नेह हो जाओ। स्नेह की जरूरत थोड़ी है, उनको तो जरूरत अलग चीजों की है ना भाई, उनको जरूरत अलग की है कि आप उनको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दो, आप उनको कुछ अलग चीजें करवाओ, तो ये इसकी जरूरत होती है उन्हें। गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, कि उनको जिम्मेदारी दे दो अलग बच्चों के लिए पढ़ाने की, नहीं ऐसा भी जरूरत नहीं है। यूज कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटेड इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों को उपयोग करें। कस्टमाइज आपने देखा होगा, कस्टमाइज थीम होती है आपकी, कस्टमाइज आपका पिज्जा होता है, कस्टमाइज केक भी हो जाता है जिसमें आप अपने हिसाब से बनवाते हैं। तो उन बच्चों के लिए, गिफ्टेड बच्चों के लिए आप अलग से कुछ करें, जिससे जैसे मैंने बताया कि अगर किसी क्लास के अंदर आप 2+2 किसी बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो गिफ्टेड है, तो आप उसको हायर लेवल का क्वेश्चन दोगे ना, आप उसको ये कहोगे कि बेटा ये बता 10 कितनी तरह से जुड़ सकता है, तो वो उस तरह का क्वेश्चन करेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कह रहे हैं कि गिफ्टेड इन चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूट, आपको क्या लगता है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण क्या हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है? अब देखो मैंने आपको बताया था, चाहे गिफ्टेडनेस हो, चाहे वो आपका पर्सनैलिटी हो या आपकी डेवलपमेंट हो, किसी का भी जो कारण होगा वो क्या होता है, डिबेट के अंदर मैंने बताया था आनुवांशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया ही हमारा उत्तर होता है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पैटर्न ऑफ द डाइवर्जेंट थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले में मैंने काम कर लिया था ये कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा क्या होगा, क्रिएटिव होगा, इसमें तो कोई दर राय नहीं है, ठीक है, जो हमारा अलग सोच होगी इनकी, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखिए ये क्वेश्चन है, गिफ्टेड स्टूडेंट विल रियलाइज देयर पोटेंशियल, आपको क्या लगता है उन बच्चों को पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? गिफ्टेड स्टूडेंट को उनको अलग थलग बैठा दोगे? नहीं। उनको प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाओगे? नहीं। उनका टेस्ट जल्दी जल्दी लोगे? नहीं। दे लर्न विद अदर स्टूडेंट, जब वो अपने दूसरे साथियों के साथ पढ़ेंगे तो उनको अपना पोटेंशियल पता चलेगा, ये बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो आप किसी बच्चे को अकेले में पढ़ाते जा रहे हो, अकेले में, जब उसको पता ही नहीं कि उसको ये लगेगा कि मतलब वो बोर भी हो जाता है कई बार अगर देखा जाए। देखो क्लास में अगर आप पढ़ाते हो ना, क्लास में किसी के साथ पढ़ा रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को कंपेयर करोगे, लेकिन कई बार बच्चों के अंदर कंपैरिजन की भावना खुद आ जाती है। कंपैरिजन की भावना ये नहीं आती कि मैं इससे बेहतर बनूं ना, उसके अंदर ये आती है कि अच्छा ये स्लो है और मैं तेज हूं, इसका मतलब उसको ये लगता है कि अच्छा और मैं और कुछ बेहतर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये वाली चीज बच्चों के अंदर आती है और ये जो गिफ्टेड बच्चों के लिए ये एक अच्छी चीज होती है। इस वजह से बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा काम में दे दो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हाँ देखो, वो जो एक्स्ट्रा काम देना है या जो चीजें है ना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। गिफ्टेड स्टूडेंट को एक्सेलरेट कर दो। अब ये एक्सेलरेशन जो होगा ये आपका 3 तरह से किया जा सकता है, समझना इस चीज को। पहला तो होता है जब आप ग्रेड स्किप करवा देते हो कि हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसको क्लास छुड़वा दी, अभी ये दूसरी में था, अब अगले साल ये तीसरी में ना हो कि इसको चौथी में करवा दिया हमने कि और बच्चों से बहुत आगे है, तो ये वाली चीज करवा दी हमने, तो इसको बोलते हैं ग्रेड स्किपिंग। ये एक्सेलरेशन का एक टाइप है। हालांकि इस मेथड के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी 2 कारण से है, ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड सही है या नहीं है। दूसरा आपका आता है आप ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट एक्सेलरेशन। सब्जेक्ट एक्सेलरेशन क्या होता है कि आप उसको रखोगे दूसरी से, जब वो तीसरी में आएगा ना तो उसको चौथी में ना करवा के आप तीसरी में ही करवाओगे, लेकिन आप उसको अलग से चौथी के लेवल के क्वेश्चन देने लग जाओगे, 4th क्लास के हिसाब से क्वेश्चन देने लग जाओगे, तो ये चीज होती है। फिर आपका होता है, लास्ट होता है आपका करिकुलम कंपैक्टिंग, कि आप उस क्लास के करिकुलम को ही इस तरह से कंपैक्ट कर दोगे कि वो उसको हेल्प करे, समझ रहे हो। अब देखो उसके अंदर दिक्कत क्या होती है, जो मैंने पहले वाला बताया था, पहले तो इसका आंसर ही देख लो। अब इसके अंदर क्या है, एक्सेलरेटिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ स्कोलेस्टिक एक्टिविटी, नहीं भाई, जल्दी जल्दी थोड़ी पढ़ाने लग जाओगे। ट्रांजैक्शन ऑफ कोर्स स्कोलेस्टिक, नहीं। प्रोमोटिंग सच स्टूडेंट टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्कीपिंग, ये बताया था ना मैं, पहले तरह का तरीका है। सेकंड वाला, ये लास्ट वाला भी नहीं। लेकिन अब इस तरीके के अंदर दिक्कत आ जाती है। दिक्कत कौन सी आ जाती है मैं बताता हूँ। देखो मान लो बच्चा अभी आप लग रहा था उसको कि वो औरों से बेहतर है, ठीक है, वो चौथी क्लास में गया, तो उसके अंदर
दिक्कत आती है सोशल स्किल की, कि सोशल स्किल उसकी जो होती है ना वो कमजोर रह जाती हैं। वो जो अपनी क्लास के हिसाब से जो उसका होना चाहिए था वो उनको अडॉप्ट नहीं कर पाता और वो सोशल स्किल्स में पीछे रह जाता कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम कह रहे गिफ्टेड स्टूडेंट बताओ। कह रहे फिजिकली वीक होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते, हो सकता है होते हो, कुछ एक आध हो गया जिसकी फिजिक उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो होंगे ही, ऐसा कुछ नहीं होता। वो टीचर को लाइक नहीं करते ना, ऐसा भी नहीं है। कह रहे हैं रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट हेल्प। ना जी, हेल्प मैंने बताया ना, पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है। फिर चौथा हमारा आंसर है जो इसका, कह रहे हैं कि परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग। यही हमारा इसका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं आपको क्या लगता है गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी करवाओगे? मैंने बताया था उनके लिए वो क्या होते हैं, हाईली टैलेंटेड होते हैं, हाईली क्रिएटिव होते हैं। तो आप उनको एक्टिविटी कौन सी करवाओगे जिसमें उनकी क्रिएटिविटी बढ़े? तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो चौथा ही है, जिसके अंदर उनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। राइट एन ओरिजिनल प्ले ऑन द गिवन कंसेप्ट। बाकी ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये कोई इस तरह का जिसके अंदर उनकी क्रिएटिविटी बढ़े, ऐसा कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, एक सेकेंड। हाँ देखो भाई, ये वही है, रेंजुली का मेथड है भाई, रेंजुली का मेथड है। ये कह रहे हैं कि ये गिफ्टेड होते हैं, ये वाले बच्चे ये गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। हाई मोटिवेशन, सॉरी, अच्छा उसका आंसर मैंने गलत बता दिया क्या? शायद मैंने गलत बता दिया, मैंने हाई एबिलिटी बताया था। तो हाई क्रिएटिविटी, हाई इंटेलिजेंस, नहीं उसका आंसर सही था, ठीक है। बट मैंने वो जो मेथड बताया था उसके अंदर एक चीज बताई थी मैंने कि वो रेंजुली का है। रेंजुली का मेथड ये है जिसके अंदर हाई इंटेलिजेंस, हाई मोटिवेशन, हाई क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि ये इनमें से कौन से बच्चे होते हैं कि, तो इसका सीधा सीधा आंसर है, ये भी नॉर्मल कर्व से हमारा आंसर है, ठीक है। तो यह आपका आंसर है थर्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें आपको चाहिए होती है। 3 चीजें कौन कौन सी चाहिए होती है? हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट और हाई क्रिएटिविटी। तो उस केस के अंदर वही ऑप्शन सही बैठ रहा था, इस वजह से वो आंसर बताया था, ठीक है। रेंजुली का जो मॉडल है, रेंजुली के मॉडल ने इस बारे में बात की गई है, रेंजुली मॉडल ने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे गिफ्टेड स्टूडेंट बताओ कौन से होते हैं, आपके हिसाब से कौन से होंगे, खुद सोच के बताओ। कन्वर्जेंट नहीं होते क्योंकि ये तो क्रिएटिव ही नहीं होते। डाइवर्जेंट होते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं, यही हमारा इसका आंसर है। फिर वही वाली बात है कि एक्सट्रोवर्ट होते हैं। पिछली बार जब एक ऑप्शन आया था इंट्रोवर्ट का, तो उसके अंदर सर आपने इंट्रोवर्ट को भी मना कर दिया था, एक्सट्रोवर्ट को भी मना कर दिया था, क्योंकि ये कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है ये इंट्रोवर्ट हो सकता है ये एक्सट्रोवर्ट हो सकता है ये बाहर लोगों से अच्छे से बात करें, हो सकता है ये अपने अपने में रहे। तो जरूरी नहीं है कि ये एक्सट्रोवर्ट होंगे ही या नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होता गिफ्टेड स्टूडेंट्स कैन आता ना, तो कैन में मैं एक्सट्रोवर्ट इसका आंसर लगा देता, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट असाइनमेंट फॉर अ गिफ्टेड स्टूडेंट। कौन सा अप्रोप्रिएट असाइनमेंट होगा? कह रहे हैं कि मैनी मोर एक्सरसाइजेज, सेम टाइप ऑफ कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट। ना, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि उनको और एक्सरसाइजेज दो ना। आस्किंग देम या हर टू ट्यूटर द पीयर, ठीक है, कि अपने साथियों को पढ़ाओ ना। मैंने हमेशा बताया था आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा काम देना है जिसमें वो क्रिएट करें कुछ। क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम्स। आप ये इस तरह की चीजें आप करवा सकते हैं बच्चों से, ठीक है। ये इसका आंसर है, तीसरा है इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। रेंजुली का क्या है? रेंजुली का 3 सर्कल मॉडल है, जो अभी हमने देखा था ना रेंजुली वाला। तो रेंजुली का 3 सर्कल मॉडल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए? कोई कैसा भी स्टूडेंट हो, हमें अपनी चीजों को बदलना पड़ेगा, इसका तो यही हो सकता है। तो कह रहे हैं इट इज सेफ टू कंसिडर एप्टीट्यूड एज स्किल। ना, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो नीड टू मॉनिटर प्रोग्रेस। नहीं भाई, गिफ्टेड स्टूडेंट की मॉनिटर करते हैं। टीचर शुड अडेप्ट एज द स्टूडेंट चेंजेस। कह रहे हैं कि शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिव। थिंक क्रिएटिव का कौन सा होगा, कौन सी थिंकिंग होगी, इनकी थिंकिंग होगी अपसारी चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन होगा, आप कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सोल्व अ प्रॉब्लम, हमें सोल्व करनी है प्रॉब्लम। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको थिंकिंग वाले पार्ट में करवाए थे कई सारे, ठीक है। कमेंट में जरूर बताएंगे अपसारी चिंतन होगा या अभिसारी चिंतन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं गिफ्टेड स्टूडेंट आर बेस्ट कैटर टू एजुकेशनल प्रोग्राम, मेक यूज ऑफ गिफ्ट एंड रिवार्ड। नहीं भैया, गिफ्ट और रिवार्ड वाली चीजें तो हमें कहेंगे ना। एम्फेसाइज ऑन मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, कि कह रहे हैं कि प्रत्यास्मरण यानी कि याद करके उनको याद करवाओ उनको ना। स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, उन्हें चिंतन को प्रेरित करने के लिए उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने में अवसर देता है। यही इसका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक सेकंड, हो गया, वो तो आंसर की खुल गई थी। वो पेड नोट्स है ना मेरे ये वाले। हाँ भाई, आपको अगर किसी को पेड नोट्स चाहिए हो तो 500 के सीटेट के पेड नोट्स है, आप ये ले सकते हैं। जिसका क्रैश कोर्स वाला ही पेड नोट्स है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड को लेके। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका जो मेथड था, समस्या समाधान विधि थी, इसके हिसाब से आपके कौन सा स्टेप होगा, पहला कौन सा स्टेप होगा। पहली बात तो ये समझ लो कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप कौन से, किसने दिए थे 5 स्टेप? 5 स्टेप दिए थे आपके ब्रेन्सफोर्ड ने, ठीक है भाई। ब्रेन्सफोर्ड ने आपके 5 स्टेप दिए थे इसके अंदर, जिसको कहा जाता है आइडियल मेथड। अब आई से बनता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, समझ में आया, जो कि इसका उत्तर भी है। कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला स्टेप क्या होगा, प्रॉब्लम अवेयरनेस, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, आप अपने हिसाब से प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि एक्सप्लोर करोगे आप सॉल्यूशंस को, ठीक है। फिर चौथा होता है एक्ट ऑन स्ट्रेटेजीज, आप एक्ट करोगे, आपकी जो स्ट्रेटेजीज आपने बनाई होगी उनकी स्ट्रेटेजीज पे एक्ट करोगे। फिर एल का मतलब होता है लुक बैक। लुक बैक का मतलब कि आपने जो चीजें करी ना उसको इवेलुएट करोगे, आप ये देखोगे आपने सही किया है या नहीं किया है। समझ में आ गया? तो ये आइडियल मेथड है आपका ब्रेन्सफोर्ड का, ठीक है दोस्तों। तो पहले का आंसर है हमारा प्रॉब्लम अवेयरनेस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखिए कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी, उसका हॉलमार्क क्या होगा, उसकी विशेषता क्या होगी आपके हिसाब से। कह रहे हैं देयर इज इम्प्लिसिट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो आपको क्वेश्चन पूछा होगा ना उसी के अंदर आपको कहीं ना कहीं हिंट दिया होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने की, यही आपका इसका आंसर है। समझ रहे हो? नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चलो नेक्स्ट पे चलने से पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वाली जो चीज है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और बात कर लेते हैं। तो पहला तो ये है जो हमने बात करी ली, ठीक है, कि उसके अंदर हिंट होती है। दूसरा, जब आप इसको सोल्व करते हैं ना तो आप इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर उसको डिवाइड करते हैं इनटू सब गोल्स, कि आपको छोटी छोटे एरिया में आप डिवाइड करते हैं चीजों को। पहले मुझे ये करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम का पहला इतना पार्ट कर लेता हूं, फिर इतना पार्ट कर लेता हूं, फिर इतना पार्ट कर लेता हूं, ठीक है। फिर आपका आप ये कह सकते हैं कि आपका जो इसमें क्या रखा है, देयर इज यूजुअल वन अप्रोच, कि एक ही अप्रोच होती है, एक अप्रोच नहीं होती भाई, आपकी कई तरह की अप्रोच हो सकती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो फिर आपका हो सकता है कि आपका स्किल और जो ये प्रैक्टिस होती है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा आपका प्रैक्टिस मांगता है। आपका प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे आप उतनी अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। फिर जो ये कह रहे हैं प्रॉब्लम इज यूनिक, जरूरी नहीं है प्रॉब्लम यूनिक ही हो, ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम यूनिक नहीं भी हो सकता है आपने पहले उस तरह का क्वेश्चन कर रखा हो, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि प्रॉब्लम यूनिक हो ही, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर आपको स्टेप्स और ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो भाई कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट। कह रहे हैं इनमें से 3 तो हमारे स्टेप होंगे, चरण 3 होंगे, बाकी हमारी जो एक होगा वो चरण नहीं होगा। तो मैंने आइडियल मेथड के बारे में आपको बताया था। आइडियल मेथड के अंदर क्या था, आइडियल मेथड में पहले तो प्रॉब्लम को पहचानना था, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये हमारा स्टेप होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं ब्रेकिंग डाउन
द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि हम ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन कौन से में करते हैं, जब हमने IDEL लिखा था ना, इसके अंदर हम ब्रेक डाउन करते हैं जब हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, अपने सब गोल बनाते हैं कि भैया पहले हमें ये चीज करना है फिर ये करना है। तो ये चीज हो सकता है हमारा एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रेटेजीज। ये तीसरा जो ई का मतलब था, ई का मतलब यही था, एक्सप्लोर करते हैं हम स्ट्रेटेजीज को, सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं। ए का मतलब क्या था, एक्ट, यानी कि जो हमने स्ट्रेटेजीज बनाई है उनके ऊपर एक्ट करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, समझ रहे हो। फिर क्या है, एंटीसिपेट द आउटकम, ये नहीं होता भाई, एंटीसिपेट द आउटकम ये कभी भी नहीं होता, ठीक है। एल का मतलब था जब हम पीछे जाके लुक बैक करके अपना इवेलुएट करते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक, असोर्टेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मल्टीपल असोर्टेड टेक्निक आर and varying the complexity and the nature of the content are associated with which of the following। कह रहे हैं कि इसमें ये हमारे अलग अलग तरह के मेथड है, या अलग अलग तरह की हमारी ये जो टीचिंग है इसके बारे में बात करी गई है। कह रहे हैं कि बहुशिक्षण स्तरीय है, मतलब बहुशिक्षण स्तरीय तकनीकें अलग अलग तरह से हम पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता होगा तो आप इसका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कर दो। डिफरेंशिएट में आप कह सकते हो अलग अलग तरह की चीज़ों के अंदर विभेद कर रखा होगा, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं पता इसका, पहली बात आपको आंसर पता होना चाहिए। अब आंसर कैसे पता होना चाहिए वो बता देता हूँ। हर ऑप्शन के बारे में जब आपको पता होगा, पहला तो ये है कि यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग में आपको ये पता होना चाहिए सबके लिए एक ही डिजाइन किया जाता है, तो मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक नहीं होती, वहां यूनिवर्सल रहती है। तो पहला तो यही हो गया है, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल टीचिंग होती है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद की जाती है। जब आपने बच्चे को डायग्नोस कर लिया कि उसके अंदर ये गलतियां हैं तो आप उसको फिर से पढ़ाते हो, ठीक है, रीटीच करते हो, रिमीडियल टीच करते हो, तो ये आपका रिमीडियल टीचिंग होता है। फिर आपका होता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मैंने बता दिया, जो ये दे रखी है, ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की दे रखी है। फिर आपका होता है रेसिप्रोकल टीचिंग। अब देखो रेसिप्रोकल टीचिंग का अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर 4 स्टेप होते हैं। पहला बात होता है कि जब बच्चे प्रिडिक्ट करते हैं, हम बच्चे से पूछते हैं कि आप ये बताओ आपको क्या लगता है। आप मान लो चैप्टर पढ़ा रहे हो बच्चे को, समझ में आया, उसको सामने खड़ा करके अच्छा आपको ये बताओ आपको क्या लगता है, ये कोई भी आप कहानी पढ़ा रहे हो उसके अंदर पिक्चर लगी होती है, आपको क्या लगता है ये पिक्चर के हिसाब से क्या कर रहा होगा। बच्चों को क्या करवा दिया, प्रिडिक्ट कर रहे हैं बच्चे, समझ रहे हो, प्रिडिक्शन होता है। जो आपका रेसिप्रोकल टीचिंग होती है इसके भी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रिडिक्शन, सेकंड होता है आपका क्वेश्चनिंग, जब क्वेश्चन करते हो आप बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हो, बच्चे क्वेश्चन का आंसर देंगे। फिर आपको उन क्वेश्चनों से ये पता चल जाता है बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अब हो सकता है बच्चा यहाँ खुद भी आके पढ़ा सकता है। रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर एज ए स्टूडेंट बैठ जाएगा और बच्चा खुद भी पढ़ा सकता है। तो अब उसके अंदर आप क्या करोगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, फिर आपको ये पता चल जाएगा, फिर आप उसको क्लैरिफाई करोगे। जहां जहां उनको अगर कोई दिक्कत होगी ना तो आप उनको क्लैरिफाई करोगे, ठीक है। फिर आपका लास्ट में आ जाता है समराइजेशन, आपका समरी आप लास्ट में दोगे बच्चों को। समझ में आ गया भाई। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। बाधित कौन सी चीज नहीं करेगी, इनसाइट हमारी कभी बाधित नहीं करती। इनसाइट थ्योरी आपने पढ़ी होगी। इनसाइट थ्योरी जो कोहलर की थी उसके अंदर क्या होता था कि हमारा एक सडन हमें सॉल्यूशन मिल जाता था किसी भी चीज़ों का, एक रिलेशन बन जाता था हमारे दिमाग के अंदर। तो वही हमारी जो इनसाइट होती है वो हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ना कि वो हमें बाधा देती है। समझ में आ गया। इसके ऊपर भी मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा कोहलर के इनसाइट थ्योरी के ऊपर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कंसेप्ट मैप आर मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू टॉपिक बाय। आपको क्या लगता है कि कंसेप्ट मैप किस चीज को हेल्प करते हैं आपका, ठीक है। ट्रांसफर नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज, बिल्कुल सही बात है। कंसेप्ट मैप होता क्या है, पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। अब ये देखो, ये हमारा लैंग्वेज पेडागोजी का अगर देखोगे तो लैंग्वेज पेडागोजी का हमने एक कंसेप्ट मैप बना रखा है, जिसके अंदर आपको हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो, छोटा छोटा लिखा हुआ है। एक कंसेप्ट मैप बना रखा है जिसमें हम एक डायग्राम के थ्रू पूरे के पूरे चैप्टर को अपने हिसाब से रिलेट करके हम पढ़ लेते हैं। तो रिलेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट मैप था जो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा, इंक्रीज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली।
आप ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को लॉजिकली, समझ रहे हो, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका आता है, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर था, ठीक है दोस्तों। चलिए, जो मैंने आपको बताया कि एक ही जगह पूरे के पूरे चैप्टर को आप एक पेज पे उतार सकते हो, वो आपका कंसेप्ट मैप होता है ना, आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया चीज़ों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिडक्टिव मेथड आपका क्या कह सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग आपकी क्या हो सकती है। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंडक्टिव मेथड क्या होता है और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक चलता है, जबकि हमारी इंडक्टिव रीजनिंग होती है स्पेसिफिक टू जर्नल चलती है। जर्नल कैसे चलती है, जर्नल चीजें आपकी क्या होती है, जर्नल आपका फॉर्मूला होता है जो हर किसी पे लग जाएगा, ठीक है। जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं, एग्जाम्पल आपके स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और जो आपका फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गई, ये जर्नल होती है, ये सारी चीजें जर्नल होती है। तो इंडक्टिव मेथड क्या कहता है, इंडक्टिव मेथड में पढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हो, स्पेसिफिक चीज देते हो, स्पेसिफिक बहुत सारी स्पेसिफिक चीज दे दी। जैसे मैथ्स, जब मैं अपना डीएलएड कर रहा था तो हमें मैथ के बारे में, मैथ में एक कंसेप्ट होता था कि आप ये बताओ कि आप सरकमफ्रेंस बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। तो हम उसमें एग्जांपल देते थे उनको कि हम है ना 3 अलग अलग साइज के बच्चों को सरकमफ्रेंस पढ़ाएंगे, मतलब उनको कहेंगे कि इनका मापो, इनका रेडियस नापो, और इनका आप एक काम करो, इनका जो ये सरकमफ्रेंस होता है इसको नापो। तो वहां से उनको है ना एक 22/7 ये उनको एक रेडियस कह रहा था, डायमीटर नापो और सरकमफ्रेंस नापो। इसके लिए होता था कि हम इनको मपवा लेंगे और हमको उनको कहेंगे इनके बीच में एक रिलेशन निकालो। तो हमने उनको कई एग्जांपल दे दिए, उससे फॉर्मूला वो खुद बना रहे हैं, ठीक है। इंडक्टिव मेथड ये होता है जब आप बच्चे को एग्जांपल दे देते हो, एग्जांपल से बच्चा फॉर्मूला खुद बना रहा है, ठीक है। और डिडक्टिव मेथड ये होता है आपने बच्चे को दे दिया, आपने बच्चे को फॉर्मूला दे दिया जिससे वो अलग अलग एग्जांपल्स को सोल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। तो इसके अंदर जो आपका इंडक्टिव मेथड होता है, इंडक्टिव मेथड पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टू जर्नल होता है, जबकि आपका डिडक्टिव मेथड जो इसका आंसर पहला है, ठीक है, जर्नल टू स्पेसिफिक या पर्टिकुलर आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। Can which one of the following does not describe the way in which a teacher can model problem solving? Problem solving के लिए आपका इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? Be honest about making mistakes while solving something, बिल्कुल सही बात है। Use vocabulary like think, ideas, trial and different answer, बिल्कुल सही बात है। different answer का मतलब क्या है, आपकी जो थिंकिंग होगी वो डाइवर्जेंट होगी, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, आप अलग अलग तरह से प्रॉब्लम सोल्वने की कोशिश कर सको। आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर, कन्वर्जेंट थिंकिंग हमें बढ़ानी नहीं बच्चे की, तो हम उनसे कन्वर्जेंट क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। इसका आंसर तीसरा था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहने प्ले हैज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब कह रहे हैं प्ले वे मेथड भी होता है, आपके हिसाब से प्ले वे मेथड किस चीज को ज्यादा हेल्प करता है, किसकी वजह से प्ले वे मेथड करवाया गया है। कह रहे हैं 3 चीजें तो होंगी, बाकी एक चीजें नहीं होगी। कह रहे हैं इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस, बिल्कुल सही बात है, उनकी इंद्रियों, क्योंकि प्ले वे मेथड हमारा ये माना गया है हमारी लर्निंग उतनी अच्छी होती है जितनी ज्यादा सेंसेस हमारी उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो सही चीज है, हमारी सेंसेस ज्यादा होंगी। इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, कह रहे हैं कि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका, ये गलत है, ये चीज ही गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एफर्ट, आपके हिसाब से जब बच्चा खुद इनिशिएट ले रहा है तो वो कौन सा मेथड होता है आपका, लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं। लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर बहुत सारे हमारे मेथड आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपका आ जाता है, प्ले वे भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड ही है ये सारे। आपका टीचर सेंटर्ड मेथड कौन से होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड कौन से होते हैं, जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया या टीचर का आपका लेक्चर मेथड हो गया, ये आप टीचर मेथड कह सकते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नोट, आपके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या नहीं है, गोल डायरेक्टेड होती है, गोल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बिल्कुल सही बात है। स्किल दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस, इसके बारे में हमने बात किया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने आप में एक स्किल है जिसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी बेहतर होगी। अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है,
आप क्या कहेंगे इसको? तो भैया यही आपका इसका आंसर है, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड द यूज ऑफ सीक्वेंस स्टेप, यही है हमारा। ठीक है, तो आपका जो तीसरे वाला आंसर था ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये हमारी केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए नहीं होती, समझ में आ गया था ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीचर शुड स्टडी द एरर ऑफ देयर स्टूडेंट। स्टडी द एरर ऑफ कैसे हो सकता है? जब उसने कोई टेस्ट लिया होगा जिससे बच्चे को पता चली होगी। टेस्ट वो इनबिल्ट आपकी टेस्ट भी हो सकता है, वो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में क्या इंडिकेट करेगा? रिमीडियल स्ट्रेटेजी नीडेड, उपचारात्मक युक्तियां। ठीक है, आपको बताया था मैंने, जैसे ही बच्चे के एरर्स आपको पता चलते हैं आप उनको डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे, तो आप उनकी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में रिमीडियल टीच करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, आसान था क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। देखिए फिर वही वाली चीज आ गई। अब पिछली बारी देखो पेपर 1 में ये जो क्वेश्चन था ये उल्टी तरह से दिखाया गया था, ठीक है, और पेपर 2 में ये क्वेश्चन दे दिया, मतलब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इसका आंसर था। पेपर 2 में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ लिया। तो मैंने बताया था जिसके अंदर वैरायटी के बारे में बात होगी, जिसके अंदर अलग अलग चीजों के बारे में बात होगी, वही हमारा डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन होगा। तो यूजिंग अ वैरायटी ऑफ ग्रुपिंग टू मीट स्टूडेंट नीड, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर वैरायटी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल वेयर अ फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इन प्लेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है जहां ये डंडा नहीं है कि करिकुलम को ये 1 महीने में ये 3 चैप्टर, ये 2 चैप्टर आपको करवाने ही है ना। उनको पूरा टाइम दिया जाता है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। कोई आपका चैप्टर छोटा है तो आपने जल्दी करवा दिया, कोई लंबा है जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम लेती है भाई। बच्चा हिट एंड ट्रायल मेथड से करता है ये सारी चीजें, तो आपका हो सकता है ये। ठीक है, तो ये करिकुलम जब फ्लेक्सिबल होगा तभी आपका हो सकता है ये वाला काम, वहीं आपकी हेल्प कर सकती है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई ए क्रिएटिव बच्चे को आप कैसे पहचानोगे बताओ? ऑब्जर्विंग हाउ चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद पीयर, कि अपने साथियों के साथ वो कैसे बात करता है? नहीं भाई, ऐसे तो हम क्रिएटिव चाइल्ड नहीं बता पाएंगे। एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट, ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट से आप क्रिएटिव बच्चे को थोड़ी छाट सकते हो ना। गिविंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं। डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड स्पेशली व्हेन शी सोल्व्स प्रॉब्लम, उसकी जब वो प्रॉब्लम सोल्व करता है ना तो उस टाइम पे उसको आप देखोगे कि अच्छा ये उन्हीं मेथड से सोल्व कर रहा है जो मैंने सिखाया, या कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका चौथा इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं, कह रहे हैं प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक ऑफ नॉलेज वुड बी। कह रहे हैं कि आपने है ना 10 तरह की चीजें पढ़ा दी, समझ रहे हो, 10 तरह की चीजें पढ़ा दी जो रिलेट कर ही नहीं रही थी। मैं आपको, अगर मैं खुद भी बताऊं तो मैंने आपको टॉपिक वाइज, कुछ बच्चे मेरे को कह रहे थे कि सर आप एक काम करा करो, आप है ना 30 क्वेश्चन करवा दिया करो सीडीपी वाले, ऐसे कि ऐसे सीडीपी वाले क्वेश्चन करवा दिया करो, उससे हेल्प मिलेगी। तो मैं ये मानता हूं कि मुझे टॉपिक उठा के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाने चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मैंने अलग अलग टॉपिक से, देखो ये 2015 में आया है ये क्वेश्चन, ये 2015 फरवरी में आया, 2014 फरवरी में आया। मैं ये कोशिश करता हूं कि आपका कम से कम आपका कनेक्ट हो चीजें एक दूसरे से, समझ रहे हो, और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी कनेक्शन से। तो जब आपका कनेक्शन नहीं मिलता तो उस टाइम पे वो एक तो लेक्चर बड़ा हो जाता है, एक चीज को एक टॉपिक को मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ा सकता हूं, अगर सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से होंगे ये आपके लिए भी अच्छा, आप कनेक्ट कर पाएंगे उन चीजों को। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर अलग अलग चीजें आपने पढ़ा दी तो मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है आपको ये लगे आपने एक क्वेश्चन कर लिया, ये सारी चीज कर ली, आप प्रॉपर जो आपका कंसेप्ट होता है ना उस टॉपिक का, वो आप उसका समझ नहीं पाएंगे। समझ में आया? तो इसका आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द simultaneous use of visual, auditory, tactile and dash sense of enhancing learning। तो भैया आपके 4 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं जिनके बारे में हमारे कोलिन और फ्लेमिंग ने बात की थी। कोलिन था और फ्लेमिंग था, 1992 में शायद इन्होंने दिया था ये मॉडल जो दिया था, इसके अंदर इन्होंने यूज किया था इसको वार्क।
वार्क क्या था बता देता हूँ। पहला तो इन्होंने लर्निंग स्टाइल बोला था कि विजुअल होते हैं, सेकंड होता था जो ऑडिटरी होते हैं, थर्ड होता था जो रीडिंग राइटिंग होते हैं, और फोर्थ होता था काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं जो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर विजुअल आ गया, ऑडिटरी आ गया, टेक्टाइल क्या होता है समझो इस चीज को। देखो अब जो वहां रीडिंग और राइटिंग के बारे में बात की गई थी ना, यहां टेक्टाइल का मतलब होता है कि आप ये कहेंगे टच, जो सेंस करता है आपका, किसी टच के थ्रू आपकी फील करता है किसी चीज को, तो वो होता है। तो जो चौथा ऑप्शन है इसके अंदर अगर रीडिंग राइटिंग होता तो मैं रीडिंग या राइटिंग को ले सकता था, लेकिन यहाँ पे रीडिंग राइटिंग नहीं है, ये काइनेस्थेटिक है। जो मैंने वार्क के बारे में बात की ना, VARK, ठीक है, तो ये के पॉइंट है, यही हमारा इसका आंसर है, काइनेस्थेटिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, आपके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल का किस तरह से आपकी इफेक्टिव हो सकती है, तो आप स्टेप यूज करोगे, वही आपका हो सकता है। कह रहे नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द इवेल्युएटिंग ऑफ द सॉल्यूशन। नहीं भैया, इवेल्युएटिंग ऑफ द सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था जब हमारा आइडियल अप्रोच के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तो उसके अंदर लास्ट स्टेप यही था कि आप उसको इवेल्युएट करोगे, तो ये गलत है। फंक्शनल फिक्सडनेस एंड फोकसिंग, नहीं भाई, फिक्सडनेस तो हमारी बात ही नहीं थी। हमारा क्या था, हमारे जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे आप उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। रिस्पॉन्स सेट गेटिंग स्टक ऑन द वन वे, एक वे पे तो हमें स्टक रहना ही नहीं है, एक ही आयाम तक सीमित नहीं रहना है, हमें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी है ना, कन्वर्जेंट थोड़ी करनी है। फिर ये था कि मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, जो फर्स्ट पार्ट में था, जो सॉरी पहले पार्ट में तो क्या था, आइडेंटिफाई कर रहे थे हम प्रॉब्लम को, सेकंड पार्ट के अंदर जब हम डिवाइड कर रहे थे प्रॉब्लम को सब गोल्स के अंदर, ठीक है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स के अंदर था जो चीजें, तो यही हमारा इसका आंसर है, चौथा आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच वन ऑफ द following can be the best used in teaching of encourage democratic living among the student, कौन सा आपका किस हिसाब से होगा, तो डेमोक्रेसी आपकी कहाँ आप कहेंगे, जहां बच्चे एक दूसरे से बात कर पाएंगे अच्छे से, तो सामाजिक अंतःक्रिया, यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। सोशल इंटरेक्शन आपका आंसर था। लर्नर सेंटर टीचिंग आप क्या कहते हैं, लर्नर सेंटर, जहां बच्चे को रिस्पेक्ट दी जाए, बच्चे की बातों को ज्यादा मायने रखा जाए, वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। लर्नर आर कंसिडर्ड पैसिव, पैसिव थोड़ी होते हैं, एक्टिव होते हैं। लर्नर आर स्लो इन लर्निंग, नहीं भैया ऐसा नहीं। लर्नर आर गिवन टू अपॉर्चुनिटी, शिक्षार्थियों को ज्ञान को सृजित करने का अवसर दिया जाता है और शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शन करता है। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज आपका यही खत्म हो जाता है। कल से मैं कोशिश करूंगा, या तो मैं इंग्लिश पेडागोजी लेके आऊंगा या मैथ पेडागोजी लेके आऊंगा, वो जितने आपका जहां से आंसर आपको मेरे को ज़्यादा मिलेंगे, कमेंट जिस चीज़ के ज़्यादा मिलेंगे वो स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, शुभ रहे और आप अच्छे से पढ़ें। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।